गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। क्लास 12 फिजिक्स में आप लोगों का स्वागत है फिर से एक बार रॉयल एकेडमी में। तो कल हमने लास्ट टॉपिक देखा था स्टूडेंट इम्पीडेंस। इम्पीडेंस को कई लोगों ने बोला है कि सर टोटल इंग्लिश हो गया था प्रतिबाधा, तो इसको दोबारा समझना है। तो प्रतिबाधा क्या होता है, इसका डेफिनेशन आप लोग लिख लेंगे। जब संधारित्र प्रतिरोध या संधारित्र चालक या कुंडली को एक साथ जोड़ा जाता है, जब संधारित्र चालक या कुंडली को एक साथ जोड़ा जाता है और उस योग में, उस संयोजन में धारा प्रवाहित किया जाता है, चालक, संधारित्र और कुंडली को किसी दो को या तीनों को जब एक साथ जोड़कर धारा प्रवाहित किया जाता है, तो जो गुण इसमें अवरोध उत्पन्न करता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिबाधा कहते हैं। क्या? When inductor, capacitor and resistor are joined together, when inductor, capacitor and resistor are joined together and a current is flown through it, the property which handles the current is called impedance। मतलब संयोजन में, कॉम्बिनेशन में जो धारा प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करेगा वो इम्पीडेंस या प्रतिबाधा कहलाएगा। इसको जनरली जेड से डिनोट किया जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब इसी टॉपिक के हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं? सबसे पहले हमको एसी सर्किट पढ़ना है। एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली रजिस्टर, एक ऐसा एसी परिपथ जिसमें केवल प्रतिरोध हो, तो हम लोग एक क्या ले लेते हैं, एसी सर्किट ले लेते हैं। इस तरीके से ये रजिस्टर जिसकी वैल्यू आर है, इसको हम लोग क्या जोड़ देते हैं, एसी के सोर्स से। किससे जोड़ देते हैं? एसी के सोर्स से। इसी को जनरली इस टाइप से डिनोट किया जाता है। तो हम लोग एक एसी का परिपथ ले लेते हैं। उस एसी का परिपथ का जो प्रतिरोध है वो कितना है, आर है, रेजिस्टेंस आर है, उसको एक एसी के सोर्स से जोड़ दिया जाता है। जैसे ही जोड़ा जाता है तो इसमें आई करंट फ्लो होता है, तो इसके टर्मिनल्स पे, किनारों पर एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है। वो पोटेंशियल क्या रहता है स्टूडेंट? वी। माना एक हम लोग क्या ले लेते हैं, प्रतिरोध ले लेते हैं जिसको एक एसी के स्रोत से जोड़ दिया जाता है। जैसे इसमें आई धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके किनारों पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है वी। वी नो दैट हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम लोग, V इक्वल टू क्या होता है, V0 साइन ओमेगा टी। V इक्वल टू कितना होता है, V0 साइन ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर 1। बट फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम के नियम से क्या जानते हैं, ओम्स लॉ, ओम के नियम से, बट फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम के नियम से V बराबर कितने जानते हैं स्टूडेंट, IR। सो V इज इक्वल टू, सो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, V अपॉन R। V इज इक्वल टू कितना है, IR, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R। I इज इक्वल टू V की वैल्यू क्या है, V0 साइन ओमेगा टी अपॉन क्या होगा स्टूडेंट, R। V0 और R आपका दोनों क्या है, कांस्टेंट है। इसको I0 से डिनोट कर देते हैं पीक वैल्यू। इसी को क्या बोलते हैं, पीक वैल्यू या आयाम। क्या बोलते हैं इसको, पीक वैल्यू या आयाम बोलते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो I इज इक्वल टू क्या मिलने लग जाएगा आपको वैल्यू, I0 साइन ओमेगा टी। क्लियर? यहाँ पर क्या आ गया, V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं कि एक हमने प्रतिरोध लिया, उस प्रतिरोध में जैसे ही आई करंट अप्लाई करेंगे तो आई करंट अप्लाई करने के कारण उसके टर्मिनल्स पे, उसके किनारों पर एक विभव उत्पन्न होगा, एक पोटेंशियल क्रिएट होगा। वो पोटेंशियल क्या रहेगा, V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। लेकिन ओम्स लॉ से हम लोग क्या जानते हैं, ओम के नियम से V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। तो I इज इक्वल टू क्या हो गया, V अपॉन R। V की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, V0 साइन ओमेगा टी अपॉन R। V0 और R दोनों कांस्टेंट है, उसको एक अनदर कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिए, I0 जो आयाम बताएगा, पीक वैल्यू आयाम। तो यहाँ पर V0 अपॉन R की जगह I0 लिख दिए। क्लियर स्टूडेंट? अब अगर हम लोग इसका फेज निकालें, फेज डिफरेंस, कलांतर ज्ञात करें। क्या ज्ञात कर दें, कलांतर। तो इसका कलांतर कैसे निकलेगा, याद रखेंगे कलांतर कैसे निकलता है, फेज डिफरेंस कैसे निकलता है। जो हमारा बेस है ओमेगा टी माइनस जो हमारा करंट का वैल्यू आया, दोनों को माइनस कर देंगे, ओमेगा टी एलसी, तो आंसर क्या आ गया, 0। मतलब फेज डिफरेंस ऑफ वोल्टेज एंड करंट
वोल्टेज और करंट का जो कलांतर है उसका मान कितना आएगा 0। इसका अर्थ ये है कि जिस जगह से हमारा वोल्टेज निकलेगा, जिस जगह से हमारा क्या निकलेगा वोल्टेज निकलेगा, उसी जगह से ही हमारा क्या निकलेगा स्टूडेंट करंट भी निकलेगा। दोनों सेम प्लेस से निकलेंगे, दोनों क्या निकलेंगे सेम प्लेस से निकलेंगे स्टूडेंट। क्लियर? मतलब जिस जगह से करंट निकलेगा उसी जगह से आपका वोल्टेज भी निकलेगा। तो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस क्या हो गया 0 हो गया। इसके लिए कलांतर का मान 0 हो गया। इसका मतलब अगर हम लोग फेजर डायग्राम बनाएंगे, इसके लिए क्या बनाएंगे, अगर फेजर डायग्राम बनाएंगे, फेजर आरेख बनाएंगे, तो ये फेजर आरेख कैसे बनेगा स्टूडेंट? ये फेजर आरेख बनेगा जिस डायरेक्शन में वोल्टेज जाएगा उसी डायरेक्शन में क्या जाएगा करंट। दोनों का डायरेक्शन क्या रहेगा सिमिलर रहेगा, दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलेंगे। तो पहले आप लोग इसको नोट करेंगे, फिर इतना, फिर ये, फिर फेज डायग्राम, ये डायग्राम, उसके बाद लास्ट में फेजर डायग्राम बना देंगे। क्लियर स्टूडेंट? कई लोगों ने मेरे से वीडियो में पूछा है कि सर आयाम क्या होता है, व्हाट इज पीक वैल्यू? पीक वैल्यू किसे कहते हैं, व्हाट इज पीक वैल्यू? तो पीक वैल्यू निकालने का तरीका होता है स्टूडेंट कि जनरली जब हम लोग एक वेव बनाते हैं, तरंग बनाते हैं, ये तरंग का मीन पोजीशन होता है, मध्य स्थिति होती है। इस मध्य स्थिति से कोई सा भी वेव का एक नोड जितना ऊपर जाता है या वही नोड जितना नीचे जाता है वो उसका क्या कहलाता है पीक वैल्यू। क्या कहलाता है स्टूडेंट? पीक वैल्यू। आयाम पीक वैल्यू। पीक वैल्यू को क्या बोलते हैं? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनी डाटा, किसी भी डाटा का अधिकतम मान। आयाम किसी भी तथ्य का अधिकतम मान आयाम कहलाता है, आयाम कहलाता है। क्लियर स्टूडेंट? मीन्स व्हाट इज पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट? किसी भी चीज का मैक्सिमम वैल्यू, किसी भी चीज का अधिकतम मान क्या कहलाएगा? अपना आयाम कहलाता है। क्लियर हो गया? अगर इसी को हम लोग वोल्टेज के लिए भी लेंगे तो वोल्टेज में भी सेम वही बनेगा। इसका जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगा वही आपका क्या कहलाएगा पीक वैल्यू कहलाएगा। इसको जनरली नोट करते हैं आई नॉट, वी नॉट, वी नॉट, इससे जनरली इसको डिनोट करते हैं। मतलब माध्य स्थिति से मीन पोजीशन से जितना उसका मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है वो आपका क्या कहलाता है पीक वैल्यू कहलाता है। क्लियर स्टूडेंट? एसी सर्किट जो सेकंड कंप्लीट हुआ, फर्स्ट कंप्लीट हुआ, उसमें सेकंड एसी सर्किट आता है। एसी सर्किट कंटेनिंग अ कैपेसिटर, एक ऐसा एसी सर्किट जिसमें एक संधारित्र हो। एसी परिपथ जिसमें एक संधारित्र हो, एक ऐसा एसी सर्किट लेना है जिसमें क्या प्रेजेंट होगा, संधारित्र प्रेजेंट होगा। तो कंसीडर एन एसी सर्किट इन विच अ कैपेसिटर सी इज प्रेजेंट। एक हम लोग एसी सर्किट ले लेते हैं जिसमें कैपेसिटर क्या प्रेजेंट है, सी प्रेजेंट है। हम लोग क्या लेते हैं, एक एसी परिपथ ले लेते हैं जिसमें एक संधारित्र क्या प्रेजेंट है, सी प्रेजेंट है। जैसे इसमें आई करंट फ्लो होता है तो इसके टर्मिनल्स पे भी एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है। वो पोटेंशियल क्या है, हम लिख सकते हैं V। हमने क्या मान लिया कि जैसे ही हम लोग इसमें क्या करते हैं, करंट अप्लाई करते हैं कैपेसिटर में, तो करंट अप्लाई करने के कारण इसमें क्या हो जाता है, पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है। वो पोटेंशियल क्या है, हम लिख सकते हैं V है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि व्हाट वी नो दैट क्या है, V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t। V इज इक्वल टू कितना है स्टूडेंट, V0 साइन ओमेगा t, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। बट फ्रॉम कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता क्या होती है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। C इज इक्वल टू कितनी होती है, Q अपॉन V। सो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, C। सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, अगर हम लोग क्या ले लेते हैं, कैपेसिटर ले लेते हैं, और उस कैपेसिटर में, संधारित्र में अगर उसको हम लोग एसी सोर्स से जोड़ देते हैं तो एसी सोर्स से जोड़ने के कारण उसमें करंट फ्लो होता है। करंट फ्लो होगा तो उसके टर्मिनल्स पे सीओ पर एक विभवांतर उत्पन्न होगा, एक विभव उत्पन्न होगा, एक पोटेंशियल क्रिएट होगा। वो पोटेंशियल V और V की वैल्यू एसी के लिए क्या होती है, V0 साइन ओमेगा t। लेकिन कैपेसिटेंस से क्या जानते हैं,
धारिता से क्या है C इज इक्वल टू Q अपॉन V, तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट CV। अब Q इज इक्वल टू जब CV हुआ, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। या इसको एक लाइन और थोड़ा सा आगे बना लेते हैं, इसका थोड़ा सा आगे वैल्यू क्या जाएगा, Q इज इक्वल टू CV0 sin ओमेगा t, V की वैल्यू आपको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2। बट करंट इज इक्वल टू क्या जानते हैं, चार्ज अपॉन टाइम। I इज इक्वल टू क्या जानते हैं, dq अपॉन dt, क्या जानते हैं, I इज इक्वल टू dq अपॉन dt। सो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा d बाई dt, और Q की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, CV0 sin ओमेगा t, क्या है स्टूडेंट, CV0 sin ओमेगा t। वेयर स्टूडेंट I इज इक्वल टू d बाई dt और Q की वैल्यू पुट कर दिए, क्या पुट कर दिए, V0 sin ओमेगा t। तो I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, d बाई dt, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा स्टूडेंट, इसमें से अगर हम निकालना चाहेंगे तो C और V0 कॉमन निकल गया, d बाई dt क्या बचेगा स्टूडेंट, sin ओमेगा t, क्या बच गया, sin ओमेगा t। C और V0 कॉमन निकल गया, तो I इज इक्वल टू कैसे दिखेगा स्टूडेंट, ये वाला I इज इक्वल टू क्या दिखेगा, ये आपको I इज इक्वल टू दिखेगा CV0 sin ओमेगा t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos ओमेगा t, और एक तो ओमेगा का निकल जाएगा एक्स्ट्रा। रखने वाली बात है, sin का डिफरेंशिएशन cos होता है, sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos, और sin में अगर जो भी एक्स्ट्रा टर्म है t तो t के रेस्पेक्ट में खत्म, जो भी एक्स्ट्रा टर्म है उसको मल्टीप्लाई में बाहर निकालेंगे। तो I इज इक्वल टू क्या दिखेगा स्टूडेंट, CV0 ओमेगा cos ओमेगा t। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी वैल्यू को, ये जो वैल्यू है CV0 ओमेगा, ये कांस्टेंट मान के इसको अलग कर देते हैं, मतलब CV0 ओमेगा इज इक्वल टू I0, और ब्रैकेट में लिख देते हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट मान कर बाहर कर देते हैं, तो I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट, I0 cos ओमेगा t। I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, I0 cos ओमेगा t। क्लियर स्टूडेंट, लेकिन हमको पता है, या आप लोग याद रखेंगे, जब भी हम लोग अल्टरनेटिंग करंट में वैल्यू निकालते हैं, प्रत्यावर्ती धारा में मान निकालते हैं, तो मान कभी भी कॉस में नहीं आना चाहिए। तो इस कॉस को हमको क्या बनाना पड़ेगा, साइन बनाना पड़ेगा। इसको साइन बनाने के लिए I इज इक्वल टू I0 साइन 90 माइनस ओमेगा t, तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है स्टूडेंट, कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, कॉस थीटा। क्लियर, इसका मतलब कॉस साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, कॉस ओमेगा t। तो सबसे पहले हमने क्या लिया है, कैपेसिटर लिया, उसमें हमने AC जोड़ दिया, AC जोड़ने का करंट अप्लाई किया, करंट अप्लाई करने के बाद उसके में टर्मिनल्स में पोटेंशियल क्रिएट हुआ, वो कितना हुआ, V इक्वल टू V0 sin ओमेगा t। लेकिन कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर संधारित्र की धारिता C इक्वल टू Q अपॉन V होती है, तो Q इक्वल टू CV हो गया, तो Q इक्वल टू CV0 sin ओमेगा t हो गया। करंट इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, I इक्वल टू dq अपॉन dt। अब Q की वैल्यू पुट कर दिए, CV0 sin ओमेगा t, CV0 कॉमन sin ओमेगा t बच गया। sin ओमेगा t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos ओमेगा, sin का cos होता है। अब t के साथ में एक एक्स्ट्रा टर्म बच रहा ओमेगा, तो वो ओमेगा बाहर निकल गया। CV0 ओमेगा को हम लोग बाहर कर दिए, उसको I0 से रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि वो भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन जब भी हम लोग अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू निकालते हैं, तो उसका मान किसमें आना चाहिए, साइन थीटा, किसमें आना चाहिए, साइन थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस cos ओमेगा t को क्या लिख सकते हैं, sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। क्लियर स्टूडेंट, कोई डाउट? इसी में आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। ये जो हमारी वैल्यू निकली, इस वैल्यू के आगे हमको क्या निकालना है, फेज डिफरेंस। क्या निकालना है स्टूडेंट, फेज डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो फेज डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर हमको फेज डिफरेंस निकालना है, फेज डिफरेंस मतलब कलांतर निकालना है, तो कलांतर निकालना मैंने आप लोगों को सिखाया, इसको फाई से डिनोट करते हैं। और पहले हम लोग वोल्टेज की वैल्यू को लिख लेते हैं, किसकी वैल्यू को लिख लेते हैं, वोल्टेज की वैल्यू क्या है, ओमेगा टी माइनस, अब हम लोग किसको माइनस करेंगे, 90 माइनस ओमेगा टी। पहले हम लोग वोल्टेज की वैल्यू लिखेंगे, माइनस साइन लगाएंगे, फिर करंट का मान को रख देंगे। तो ये कैसे दिखेगा, ओमेगा टी माइनस 90, सॉरी देयर इज अ मिस्टेक, एक इसमें मिस्टेक हुआ स्टूडेंट। जो इसका आंसर आता है, एक अपन वैल्यू जानते हैं, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू भी कॉस थीटा होता है,
और साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, कॉस थीटा होता है। तो अभी हम लोग इसको क्या लेके बनाएंगे, 90 प्लस थीटा लेके बनाएंगे। तो जब हम लोग फेज डिफरेंस निकालेंगे स्टूडेंट, फेज डिफरेंस कलांतर, तो कलांतर जब निकालेंगे तो आपको मैंने बताया सबसे पहले वोल्टेज की वैल्यू लिखनी है माइनस फिर करंट की वैल्यू लिखनी है π/2 प्लस ओमेगा टी। तो ये कैसे दिखेगा, ओमेगा टी माइनस π/2 माइनस ओमेगा टी, ये ओमेगा टी कैंसिल, तो माइनस π/2। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा क्या होगा हमारा जो वोल्टेज होगा वो करंट से कितना पीछे रहेगा, π/2। मीन्स अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे और दोनों के बीच में अगर हमको बनाना है वोल्टेज और करंट के बीच में, तो ये वोल्टेज जो रहेगा और ये जो करंट रहेगा इसके बीच में कितने डिग्री का डिफरेंस रहेगा, 90। मतलब वोल्टेज पहले रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा आपका करंट। अगर इसका इस तरीके से ग्राफ बनाया जाए, वोल्टेज अपने ओरिजिनल वैल्यू से निकल गया, तो इसका जो करंट निकलेगा स्टूडेंट वो कितना निकलेगा, π/2 पीछे रहेगा। करंट जो रहेगा उससे कितने डिफरेंस में रहेगा, पाई डिफरेंस में रहेगा स्टूडेंट। क्लियर, डाउट, ये आपका हो गया इसका। ये कौन सा डायग्राम कहलाएगा, फेजर डायग्राम। कौन सा डायग्राम कहलाएगा, फेजर डायग्राम। और ये आपका क्या कहलाएगा, सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम क्लियर, ये फेजर डायग्राम हो गया, जनरल हो गया। तो होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। कई लोगों के डाउट्स थे, क्या डाउट्स थे कि अगर हमारा वैल्यू आए कि फेज क्या होता है, व्हाट इज फेज, कला किसे कहते हैं। तो द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड द स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड, मींस मीन पॉइंट जो है और जहां से वो स्टार्ट हो रहा है दोनों के बीच का जो अंतर रहेगा वो आपका क्या कहलाएगा, फेज। क्या, जहां पर से वो स्टार्ट हो रहा है और जहां उसका क्या है माध्य स्थिति है, दोनों के बीच का अंतर क्या कहलाएगा, कला कहलाएगा। द डिफरेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड ओरिजिनल बेसिक पॉइंट इज कॉल्ड फेज। क्लियर स्टूडेंट, होप आप लोगों को आज का ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट रहता है तो आप मेरे से पूछेंगे स्टूडेंट। थैंक यू।